खबरों के बीच में बहुत कुछ कही और अनकही रह जाती हैं, और इसी के बीच जो परतें होती हैं उसको एनालाइज करते हैं हम मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आइए आज बात करते हैं आपके सामने और बताते हैं आपको कि क्या अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, जो कि जेल के भीतर अभी मौजूद हैं, वहां बहुत कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या दिल्ली की राजनीति बदल सकती है और क्या अब दिल्ली को लेकर एक नया पैंतरा सामने आ सकता है? इस पर क्या कुछ हो रहा है, इसको आपके सामने न सिर्फ रखेंगे बल्कि इसकी परतें सुलझाएंगे। साथ ही इस बात पर बात करेंगे कि जमानत के लिए अर्जी लगाने की कविता की पूरी कवायद या कोशिश फेल हुई, और फेल जब हुई तो पीएमएलए कानून को लेकर क्या कहा गया, ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। फिर बात करेंगे राहुल गांधी की। एक जमाने में राहुल गांधी के सलाहकार रहे प्रशांत किशोर ने उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया है, और इसके साथ साथ अब ये चर्चा होने लगी है कि क्या राहुल गांधी अवकाश लेंगे या संन्यास। इस पर करेंगे चर्चा, और फिर बताएंगे आपको कि ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव इतिहास में दर्ज इस बात को लेकर होंगे कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच किस तरह से सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियों को लेकर घमासान मचा हुआ है। चाहे आप सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें, इनकम टैक्स या एनआईए की बात करें, जब इन जांच एजेंसियों को लेकर मारपीट होगी, उस पर राजनीति होगी, तो क्या यही आगे का भविष्य है? इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आइए बात करते हैं आज हम 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की नई रणनीति की। आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी अभियान बहुत तेज करना शुरू कर दिया है, और इस कैंपेन में जो पहली तस्वीर अब आपके सामने दिखाई देती है वो है अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे। और उस पर जो कैंपेन के लिए जो नारा दिया गया है, जेल का जवाब वोट से। यह अपने आप में बहुत रोचक बात है कि जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को भुना रही है कि कैसे उन्हें जेल पहुंचाया गया है, वो कितने सताए हुए हैं, वो कितने दुखी हैं, जनता के प्रति वो कितना कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के इस प्रचार अभियान को आज दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के साथ साथ संदीप पाठक ने इस पूरे कैंपेन को लॉन्च किया। नारा है, तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके साथ साथ एक और मजेदार वाकया हुआ जो कि इस वीकेंड पर हुआ। 60 के आसपास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुनीता केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं, उनसे यह गुजारिश की कि पार्टी का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल को ही करना चाहिए, और संदेशवाहक के तौर पर सुनीता केजरीवाल को जनता से संवाद करते रहना चाहिए ताकि अरविंद केजरीवाल की आवाज जन जन तक पहुंचती रहे। अब जरा सोचिए कितनी अच्छी रणनीति है ये। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जेल के पीछे हैं और बहुत मुश्किल में हैं, और संदेशवाहक के तौर पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल का फोटो जेल में रहते हुए किस तरीके से लगाती हैं, अभी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ शहीद भगत सिंह है और दूसरी तरफ बाबा अंबेडकर हैं, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के संदेश को सुनीता केजरीवाल देती हैं। यानी कि पूरा विक्टिम कार्ड खेलने की जबरदस्त तैयारी है। और यह तब हो रहा है जबकि भारत के इतिहास में पहली बार किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपने पद पर आसीन होने के बाद भी 15 दिनों के आसपास जेल में बंद है। आरोप शराब घोटाले का या घोटाले का है, और इसके बावजूद मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, और ना ही वो देने वाले हैं, कम से कम ऐसा लगता है। और 25 दिनों तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो 25 दिनों तक अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर से ही अपनी सरकार चलाते रहेंगे और सहानुभूति की इस पूरी बयार को बटोरते भी रहेंगे। जाहिर सी बात है, इस पूरे प्रकरण से जो कि भारतीय जनता पार्टी या फिर विपक्ष में जो तमाम पार्टियां हैं, उन्हें ऐसा लग रहा था, या कई टीकाकारों को लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के साथ ही आम आदमी पार्टी बिखरती हुई दिखाई देगी, रणनीति का अभाव दिखाई देगा,
और लोकसभा के चुनाव में प्रचार में बिल्कुल धार नहीं दिखेगी। लेकिन साहब यहां तो बिल्कुल उलट हो गया है। दिल्ली में ऐसा अब तमाम सर्वे में सामने आ रहा है जो कि राजनीतिक दल कर रहे हैं। खास करके मैं कांग्रेस के इंटरनल सर्वे के हवाले से आपको यह बता रहा हूं। कांग्रेस का इंटरनल सर्वे अब यह बता रहा है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीट में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से एक सहानुभूति की लहर है। जी हां, यह अपने आप में बड़ा अजब है, लेकिन यह सही है। दिल्ली की जनता बड़े पैमाने पर ऐसा सामने आया है कांग्रेस के एक इंटरनल सर्वे में, जो कि बीते हफ्ते ही करवाया गया है। और इस सर्वे के सामने आने के बाद से स्थिति बिल्कुल बदलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी ने इस पूरे कैंपेन को बना लिया कि हमें अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालना है। वो सताए हुए हैं, दिल्ली की जनता को उनका साथ देना है, और इसके लिए आम आदमी पार्टी ने एक अभियान चलाया, अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान। और इस अभियान के तहत जंतर मंतर पर कल सामूहिक उपवास किया गया। ठीक वैसे ही जैसे महात्मा गांधी आजादी से पहले भारत की आजादी के लिए उपवास या फिर साइलेंट प्रोटेस्ट या फिर अहिंसक प्रोटेस्ट की बातें क्या करते थे, इन तमाम नीतियों को आज आम आदमी पार्टी बड़ी इफेक्टिवली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। और यह अपने आप में बहुत जबरदस्त बात है। इसके साथ साथ हमने आपको यह भी बताया कि कैसे इंटरनल सर्वे जो कांग्रेस का किया गया है उसमें यह बात निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इस आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया है। और इसमें कोर्ट का भी समर्थन मिल रहा है अरविंद केजरीवाल को। 3 याचिकाएं दायर की गई हैं, सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट में तो जब याचिका दायर की गई कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर खदेड़ कर फेंक दिया। इतना ही नहीं, जिस याचिकाकर्ता ने इस पीआईएल को फाइल किया था उनके ऊपर जुर्माना भी लगा दिया और कहा कि यह पब्लिसिटी के लिए पीआईएल करना बंद कर दीजिए वरना हम जुर्माना लगा देंगे। संजय सिंह जेल के बाहर हैं। इससे आम आदमी पार्टी का मॉरल बूस्ट हो चुका है। उनकी पत्नी लगातार संवेदनाओं के इस पूरे उबाल को एक साथ सहयोग कर आम आदमी पार्टी की तरफ करने की पूरी कोशिश करती चली जा रही हैं। और ऐसे में अब रणनीति के आधार पर जेल के भीतर रहकर आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी को भुनाने में लग गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह के नारे दिए, हर तरह की कोशिश हो रही है, लेकिन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की पैरोकारी नहीं कर पाए हैं। और यह राजनीतिक तौर पर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसी पहल हुई तो इसका जबरदस्त फायदा आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बारे में कह रही है कि शराब से शीश महल तक पहुंचे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दरअसल जेल में रहकर भी सरकार इसलिए चलानी है क्योंकि उन्हें अपना शीश महल प्यारा है। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। जनता के बीच में आम आदमी पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी कहीं ज्यादा बेहतर आती जा रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी, जो कि 3 लोकसभा की सीटें दिल्ली में लड़ने वाली है, जो अभी तक अपने उम्मीदवारों का चयन नहीं कर पाई, आम आदमी पार्टी 4 दिल्ली की लोकसभा सीटों में अपने प्रत्याशी को खड़ी कर चुकी है। 7 लोकसभा की सीटें दिल्ली में हैं। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी में जो तमाम दिग्गज नेता जो अपने आप को पीछे घसीटते हुए दिखाई दे रहे थे, दिल्ली से कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था, ऐसा लगता है कि अब हर कोई आगे आकर दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहता है। अब तो स्थिति यह बन गई है कि 3 सीट के लिए 13 उम्मीदवार आ गए हैं सामने मैदान में। पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल साहब सामने आ गए। पूर्व विधायक अलका लांबा, वो भी अब चुनाव लड़ना चाहती हैं। हरिशंकर गुप्ता जी भी चुनाव में खड़े होना चाहते हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली से सांसद संदीप दीक्षित, जिनकी मां शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री थी, वो अपनी उम्मीदवारी सामने रख रहे हैं। पूर्व विधायक भीष्म शर्मा और वरिष्ठ नेता चतर सिंह भी रेस में आ गए हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली से पूर्व सांसद उदित राज, जो कि अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियां बटोरते रहते हैं, वो सामने हैं। पूर्व मंत्री कृष्णा तीरथ, उन्होंने भी, जो कि अपने पैर घसीट चुकी थी पीछे, उन्होंने भी अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर सामने प्रस्तुत कर दिया है। और पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान, साथ साथ पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार भी रेस में चल रहे हैं। इसके साथ साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली,
चौधरी अनिल कुमार, भीष्म शर्मा और मातिन अहमद, इन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी सामने रख दी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनोज तिवारी के खिलाफ जेएनयू के प्रसिद्ध स्टूडेंट नेता, जिन्होंने अपने आप को पहले वामपंथ दलों में समर्पित पाया था, अब कांग्रेस के पाले में हैं, कन्हैया कुमार, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी सामने रख दी है। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि अचानक कांग्रेस पार्टी में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से सब तथाकथित तौर पर फूके कारतूसों में एक नई जान आ गई है। और हर किसी को लग रहा है कि उनकी उम्मीदवारी होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का इंटरनल सर्वे अब यह कहने लगा है कि एक संवेदना की लहर है और संवेदना की इस लहर का वो पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। अब जरा सोचिए, आम आदमी पार्टी किस तरीके से इस पूरे मामले को सामने रखा है और इस पर भुनाती हुई दिख रही है, यह अपने आप में बड़ी बात है। इसके साथ साथ हम एक बार फिर दोहराना चाहेंगे, पहले दिन से मिस्टर एनालाइजर में हम आपको यह बता रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली की भविष्य की मुख्यमंत्री हो सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आपसी संबंध संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के परिवार में जबरदस्त हैं, लेकिन सुनीता केजरीवाल के पैर छूते हुए तस्वीरें पहले कभी वायरल नहीं हुई थी। आज जब ये वायरल हो रही हैं तो स्पष्ट मानिए, हमने जो आपको पहले बताया था ना, खबरों के कही और अनकही परतों के बीच की खबर, वो एनालिसिस, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और हम बात करने जा रहे हैं पीएमएलए कानून की, लेकिन उससे पहले क्यों चर्चा कर रहे हैं हम आज पीएमएलए कानून की? के कविता को आप अच्छे से जानते हैं, शराब घोटाले मामले में उन्हें अभी जेल में रखा गया है। उन्होंने अपनी जमानत की अर्जी सामने रखी थी। दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस की नेता कविता की अंतरिम जमानत को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया कविता मनी लॉन्ड्रिंग अपराध, सबूतों को नष्ट करने एवं गवाहों को प्रभावित करने के प्रयास में सक्रिय रूप से शामिल होती हुई दिख रही हैं। कि कविता को किसी भी तरह से कमजोर महिला नहीं कहा जा सकता, कि उनके पिटीशन में इस तरह की बातें लिखी गई थी। वो एक कमजोर महिला हैं, उनके परिवार की अनदेखी हो रही है, बच्चों की पढ़ाई के लिए वो बहुत कुछ नहीं कर पा रही हैं, इसलिए कि कविता ने अपनी जमानत की अर्जी सामने रखी थी। कोर्ट ने कहा कि कविता की गिरफ्तारी शराब घोटाले मामले में गवाहों को प्रभावित करने के प्रयास के अलावा सबूतों को नष्ट करने की ओर भी इशारा करती है, इसलिए फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। ये जो पूरा मामला है शराब घोटाले का, जिसमें बीआरएस की नेता कविता अभी फिलहाल जेल में है, ये है पीएमएलए एक्ट, जिसका जबरदस्त विरोध किया जा रहा है बीजेपी के विपक्ष में खड़ी सभी पार्टियों के द्वारा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पीएमएलए कानून का इस्तेमाल कर केंद्र सरकार विपक्ष के सभी राजनेताओं को न सिर्फ कमजोर करती दिख रही है, बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खिलाती जा रही है। अब पीएमएलए कानून अपने आप में ऐसी सुर्खियां बटोर रहा है, और खास करके इसके जो कोर्ट्स हैं वहां पर वकीलों की भी एक बड़ी लंबी फौज खड़ी हो गई है, क्योंकि लगातार मोदी सरकार के आने के बाद से इस कानून का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, न सिर्फ राजनेताओं के खिलाफ बल्कि उन तमाम लोगों के खिलाफ जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। तो आइए सबसे पहले समझिए कि यह कानून है क्या। पीएमएलए, इसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग हम सब जानते हैं, काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा, और इसमें आमतौर पर विदेश से लाए गए पैसे जिसे वाइट कर भारत में इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत बड़े पैमाने पर होता रहा है और यह आज की बात नहीं है। तो पीएमएलए कानून क्या मोदी सरकार की देन है? इस बात पर आपको विचार करना चाहिए। यह कानून बनाया गया था 2002 में। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो यानी कि मोदी सरकार की देन नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस कानून को पास किया था। इसे कार्यान्वित कब किया गया? 1 जुलाई 2005 को। 1 जुलाई 2005 को किसकी सरकार थी? यूपीए की यह सरकार थी। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। यानी कि 1 जुलाई 2005 से यह कानून अमल में है, और अब बीते तकरीबन 13 साल से यह लोगों पर लगाया जा रहा है। इस कानून का प्रमुख उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था, और शुरुआत में इसके दायरे में बैंकों को रखा गया,
म्यूचुअल फंड्स को रखा गया, बीमा कंपनियों को रखा गया। हालांकि इस एक्ट को और आगे लगातार बढ़ाया गया, इसमें कई बार तब्दीलियां की गई है। इस एक्ट के अंतर्गत जो तमाम मनी लॉन्ड्रिंग की जो अपराध हैं उसकी जांच की जिम्मेदारी प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दी गई। पीएमएलए कानून में आमतौर पर आरोपी को जमानत नहीं मिलती है, आसानी से तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री थे, मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, इनकी गिरफ्तारी इसी कानून के तहत हुई है। यह कानून काफी सख्त धाराओं वाला कानून है, इसलिए सबसे पहले जब इस कानून की जो सख्तियां हैं वो आपके सामने रखते हैं। इस कानून के सेक्शन 45 में जमानत को लेकर कुछ कठोर शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि आरोपी को यह साबित करना होगा कि उसके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। आमतौर पर इसका बिल्कुल उलट होता है, यानी कि जब आप क्रिमिनल कोड की बात करते हैं तो क्रिमिनल कोड में क्या है? क्रिमिनल कोड में यह कहा जाता है कि सरकार यानी पुलिस पक्ष जब किसी पर आरोप लगाती है तो आरोप सिद्ध करने की जिम्मेदारी सरकार या पुलिस पक्ष पर होती है या जांच एजेंसियों पर होती है। लेकिन पीएमएलए कानून में जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है उसे यह साबित करना होता है कि वो बेदाग है। बहुत बड़ा चेंज है इसमें। धारा 45 में आरोपी को जमानत के लिए भी दो बड़ी शर्तों को पार करना पड़ता है। पीएमएलए कानून के तहत सभी आरोप बड़े गंभीर होते हैं। आमतौर पर गैर जमानती प्रावधान तो इसमें नहीं है, लेकिन जो शर्तें लगाई जाती हैं वो जबरदस्त हैं। पीएमएलए कानून के तहत बिना किसी वारंट के, यानी कि बिना किसी कोर्ट के आदेश के, वारंट के आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके परिसर, उसके घर, उसके तमाम ठिकानों की तलाशी ली जा सकती है। इसका अधिकार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को है। इस कानून के तहत गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में यह साबित करना पड़ता है कि उसके ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और वो दोषी नहीं। इसीलिए जमानत न मिल पाना अपने आप में एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। तमाम ऐसे लोग जो पीएमएलए कानून के तहत जेल में हवा खा रहे हैं, उन्हें अपने आप को बचाने में बहुत मुश्किल आती है। और ऐसे में विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि सरकार, बीजेपी की सरकार पीएमएलए कानून का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को जेल में भर रही है। और चूंकि जमानत मिलने में अपने आप में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए इस कानून के जरिए मोदी सरकार लोगों को प्रताड़ना देती चली आ रही है। दरअसल इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। 27 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन तमाम सवालों को दरकिनार करते हुए पीएमएलए कानून पे जो संशोधन भी किए गए थे, जो मौजूदा स्वरूप है इस कानून का, उसे सही ठहराया। पीएमएलए कानून के तहत होने वाली गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलना कठिन है, जैसा कि हमने आपको बताया। इसके साथ साथ इसमें यह बात भी साफ कही जाती है कि आपकी जो निजी आज़ादी है उस पर कहीं कोई रोक नहीं है। आप अपनी निजी आज़ादी, व्यक्तिगत आज़ादी को आगे रख सकते हैं। बेल की सुनवाई के दौरान आरोपी को कोर्ट को यह संतुष्ट करना पड़ता है कि उसके निर्दोष होने की संभावनाएं कहीं ज्यादा है। अब पीएमएलए कानून जो कि 2005 में लागू किया गया था, उसमें कई बार संशोधन किया गया। मनमोहन सिंह की सरकार में 2009 में, मनमोहन सिंह की सरकार में 2013 में, माफ कीजिएगा, मोदी सरकार में 2015 में और मोदी सरकार में 2019 में इसमें संशोधन किए गए, जिसके जरिए इसका दायरा बढ़ाया गया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कहीं ज्यादा सहूलियत और ताकत मिलती गई। ऐसा माना जाता है आज की तारीख में कि सीबीआई या फिर बाकी जो तमाम जांच एजेंसियां हैं, एनआईए, इन सब के मुकाबले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पीएमएलए कानून एक बहुत ही कारगर और सख्त कानून है, जिसके तहत कार्रवाई की जाती है। अब इस पे आपको हम दिखाते हैं कि ऐसे कौन कौन से राजनेता हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है। 2014 से लेकर आगे के 8 सालों में, यानी कि 2022 तक 121 राजनेताओं की जांच इस कानून के तहत की गई। यानी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 121 राजनेताओं की जांच हुई है। 121 में से 115 ऐसे नेता हैं जो विपक्षी दल के नेता हैं। पूछताछ की गई है इन लोगों से, इनके घर पर, इनके दफ्तर पर, तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब इसका कंपैरिजन हम यूपीए 1 या यूपीए 2 से कर सकते हैं, यानी कि मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान
2004 से लेकर, हालांकि इस कानून को 2005 में कार्यान्वित किया गया था, तो 2005 से लेकर 2014 के दौरान जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो 26 राजनेताओं पर ही जांच हुई थी, जिसमें उस वक्त भी, गौर कीजिएगा, 26 में से 14 नेता विपक्षी पार्टियों के थे। तो ये जो आरोप बार बार लगाया जाता है कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर ही पीएमएलए का इस्तेमाल होता है, ये यूपीए के समय भी उतना ही सही था। हां, इसमें कोई शक नहीं है कि आज 121 में से 115 नेता जिनके ऊपर पीएमएलए कानून के तहत जांच हो रही है, वो विपक्ष के हैं। इसलिए जो संख्या है विपक्ष के नेताओं की जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है, वो विपक्ष की कहीं ज्यादा है, और जो बीजेपी पक्ष के हैं बहुत कम है, या फिर एनडीए पक्ष के बहुत कम है। कई तमाम नेता हैं ऐसे जिन्होंने ये बात सामने रखी है कि ये जो जांच की जाती है, इसमें जो अधिकारी हैं मनमाने तरीके से काम करते हैं, मौका नहीं मिलता है, जेल जाना पड़ता है, जमानत नहीं मिलती है, राजनीतिक करियर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और ये एक बहुत ही ड्रैकोनियन कानून है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभी तक सार्थक पाया है, 2022 में ही उनका जजमेंट सामने निकल कर आया है, ऐसी स्थिति में अब इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है? अब प्रथम दृष्टया जो बात सामने निकल कर आ रही है, जब यह आरोप विपक्ष लगाता है और कहता है कि विपक्ष के नेताओं पर ही इस कानून का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो यह भी तो समझना पड़ेगा कि जो सबूत हैं, जो पड़ताल है जांच एजेंसियों की, उसमें विपक्ष के नेताओं के द्वारा किए गए घपलों के उजागर होने की संभावना कहीं ज्यादा दिख रही है, और ये तमाम नेता जेल में हैं या फिर उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। ऐसे में इस बात का डर हमेशा से विपक्ष को रहा है, चाहे ये यूपीए सरकार की बात करें या आज की मौजूदा एनडीए सरकार की बात करें, मनमोहन सरकार की या फिर मोदी सरकार की। पीएमएलए कानून का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के नेताओं के लिए खिलाफ किया गया है। हाँ, यह जरूर है कि आज की डेट में इसका प्रोपोर्शन विपक्ष के नेताओं पर कहीं ज्यादा है पक्ष के नेताओं के मुकाबले। आज की अगली खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को सामने होंगे, और उस वक्त यह तय हो जाएगा कि आखिरकार किसकी सरकार बनेगी। यह मैं क्या कह रहा हूं? दरअसल आज इस पर बहस ही कहां हो रही है साहब। क्या आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी अपने इस कार्यक्रम में आपसे कहा मिस्टर एनालाइजर के दौरान, यह पहला चुनाव देख रहा हूं मैं, बीते 8 लोकसभा के चुनाव जो मैंने खुद कवर किए हैं, जहां पर चर्चा इस बात की नहीं है कि 272 सीटें किसको आएंगी। चर्चा इस बात की हो रही है कि 370 आएगी या 400 पार जाएंगे। यह अपने आप में एक अजीब सी विडंबना वाली स्थिति है। एक बहुत ही अलग सा चुनाव है ये, और इसी वजह से लोग ये मान रहे हैं कि शायद इस चुनाव में विपक्ष और खास करके कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं होने जा रहा। ऐसे हम आपके सामने पॉलिटिकल एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर की बातों को रखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर राहुल गांधी के साथ मिलकर 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में काफी सक्रिय थे। यहां तक कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को खुद ही हायर किया था। प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी की भी मदद की, और उसके साथ साथ प्रशांत किशोर ने आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी को भी मदद पहुंचाई, और यहां तक कि माना जाता है कि बीजेडी को भी उड़ीसा के चुनाव जीतने में 2019 में काफी मदद की थी प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, और मोदी सरकार की जीत में उनकी बड़ी भूमिका मानी जा रही है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन उसके बाद से जेडीयू के साथ उनके संबंध काफी प्रखर रहे, और जेडीयू के जरिए वो राज्यसभा के सांसद भी बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। कांग्रेस में भी लोगों ने यह बात अफवाह के तौर पर फैलाई कि प्रशांत किशोर को दरअसल राज्यसभा की सीट चाहिए थी, राहुल गांधी ने उससे इनकार कर दिया, इसलिए गांधी परिवार और प्रशांत किशोर के बीच में अनबन की स्थिति है। लेकिन स्थिति चाहे जो कुछ भी हो, प्रशांत किशोर एक मशहूर और देश में जाने माने टीकाकार हैं। उन्होंने पीटीआई को एक इंटरव्यू में जो बातें कही वो गौर करने वाली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को जिताने के लिए बीते 10 सालों से असफल प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद न तो वो अपने आप को पॉलिटिक्स से अलग कर रहे हैं, और न ही किसी और को कांग्रेस पार्टी का चेहरा बनने दे रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि यह तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आप बीते 10 साल से एक ही तरह से काम कर रहे हैं,
उसमें आपको कोई कामयाबी नहीं मिली है। तो ऐसे में यह बुरा नहीं होगा कि आप छोटा सा ब्रेक ले लीजिए या अपने आप को राजनीति से अलग कर लीजिए। आपको इसे किसी और को कम से कम 5 साल के लिए चलाने देना चाहिए और आपको अपनी मां से सीखना चाहिए। उन्होंने ऐसा ही किया था। अब प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो अपने आप में बहुत जबरदस्त है। और क्यों कह रहे हैं उन्होंने सोनिया गांधी का जिक्र क्यों किया? प्रशांत किशोर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी 1991 में, उसके बाद सोनिया गांधी ने तय किया था कि राजनीति से वह अपने आप को दूर रखेंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पूरी कमान उस वक्त के कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के हाथ में सौंप दी थी, पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद जो हुआ हम सब जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस का पतन लगातार होता दिखाई दे रहा था और अल्टीमेटली 1996 में सोनिया गांधी को प्रचार की कमान संभालनी पड़ी और 1998 के बाद से सोनिया गांधी ने खुद ही कांग्रेस की कमान संभाली। प्रशांत किशोर अब यह कह रहे हैं कि आप इस पर ध्यान दीजिए कि अगर आपकी मां 7 साल तक राजनीति से अलग रह सकती हैं, तो आप राजनीति में अगर सफल नहीं हो पा रहे, कांग्रेस को उसकी दिशा नहीं दे पा रहे, तो अलग हो जाइए। प्रशांत किशोर ने और क्या क्या प्रमुख कहा है। सबसे पहली बात उन्होंने राहुल गांधी को कही, जब उन्होंने कहा कि आपको अपने आप को अलग करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आप हिंदी पट्टी यानी कि अगर सेंट्रल नॉर्थ इंडियन हार्टलैंड से आप बाहर हैं, तो फिर वायनाड में जीत के भी आपको क्या मिलेगा। उनका कहने का मकसद बिल्कुल साफ है कि अगर आप अमेठी से अपनी उम्मीदवारी घोषित नहीं कर रहे, तो आप उत्तर भारत को छोड़ रहे हैं। ऐसे में आपको जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ेगा। कांग्रेस ने अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की लड़ाई नहीं लड़ी, तो ऐसे में क्या फायदा होगा राहुल गांधी का मणिपुर और मेघालय की यात्रा करने से? अगर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश नहीं जीत पाते हैं, तो वायनाड जीतकर क्या फायदा मिलने वाला? कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी अमेठी को छोड़ेंगे और वहां से अपनी उम्मीदवारी नहीं रखेंगे, तो यह उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। पीके ने इसके बाद कहा कि दुनिया भर के अच्छे और बड़े नेता एक खासियत है उनकी, वो जानते हैं कि उसमें क्या कमी है, अपनी कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि उनमें कोई कमी है ही नहीं। वो ये मानते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। प्रशांत किशोर ने फिर कहा कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद छोड़ने पर विचार करना चाहिए था। जब उन्होंने छोड़ा तो उसके बाद स्वीकार कर ली अपनी जिम्मेदारी, तो फिर भूतपूर्व अध्यक्ष या पूर्व अध्यक्ष के तौर पर आज भी पार्टी को क्यों चला रहे हैं? जो व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष है उसको पार्टी चलाने दें। आप पार्टी का नेतृत्व आज भी क्यों करना चाहते हैं? ये जिद क्यों है आपकी? उन्होंने कहा कि हार के लिए चुनाव आयोग और मीडिया पर हर समय सवाल उठाना राहुल गांधी के द्वारा बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ प्रशांत ने कहा कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस 206 सीटों 2009 के चुनाव में, माफ कीजिएगा, 2009 के चुनाव में कांग्रेस के पास 206 सीटें थी। 2014 में आप घटकर 44 पर आ गए थे और जिस समय यह हुआ था उस वक्त सत्ता में बीजेपी नहीं थी। 2014 में यूपीए की सरकार थी। ऐसे में चुनाव आयोग पर और मीडिया पर अगर आप सवाल उठाते हैं, तो क्या आप खुद इस बात पर सवाल नहीं उठाते कि आपको जनता ने नकार दिया था? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर गैर बीजेपी चुनाव जीत रही है, तो इस बेहतर है कि गैर बीजेपी पार्टियों को आप मजबूत करें। विपक्ष की कमजोरी नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसके गठबंधन को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे में आप आगे जितना बढ़ेंगे, आप विपक्ष को मजबूत करेंगे। प्रशांत किशोर का कहना है कि 543 सीटों में से करीब 350 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने है, या फिर बीजेपी या दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हैं और यह सीधा मुकाबला है। ऐसे में आपको गठबंधन में रहकर जो डायरेक्ट फाइट है उसको इनकैश करना चाहिए। प्रशांत किशोर की ये बातें अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि आज हम आपके सामने राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड रखने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव जीतकर 2004 में अपनी राजनीति की पारी को शुरू किया था। वो अमेठी से सांसद बने थे। 2007 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें महासचिव बना दिया। 2013 में वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष बन गए। 2017 में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन आज भी डी फैक्टो अध्यक्ष तो वही है। यानी 2 साल के कार्यकाल के लिए वो अध्यक्ष रहे, लेकिन पार्टी का चुनाव करते रहे। अब जरा आप देखिए आंकड़े। जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे उस दौरान 14 राज्यों के चुनाव हुए,
इसमें सिर्फ 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को वो पछाड़ सके और कांग्रेस की सरकार बन पाई, जबकि लोकसभा 2019 में कांग्रेस पार्टी बुरे तरीके से हारी। 16 दिसंबर 2017 को राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे, जैसा कि हमने आपको बताया 4 राज्यों में वहां पर सिर्फ जीत मिली। उसके बाद कौन कहां हारे? 2017 में गुजरात का चुनाव हारा, उसके बाद 2018 में त्रिपुरा में हार गए, मेघालय हारे, नागालैंड हारे, कर्नाटक में कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई लेकिन 1 साल भी नहीं चल पाई सरकार, और उसके बाद वहां पर बीजेपी की गठबंधन की सरकार बन गई, एनडीए गठबंधन की। छत्तीसगढ़ में हालांकि कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव हार गई। राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार बनाई लेकिन मिजोरम और तेलंगाना में कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। 2019 की बात हम सब जानते ही हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था 2019 में। उड़ीसा में कांग्रेस सिर्फ 9 सीट जीत पाई जो विधानसभा के चुनाव हुए 2019 में। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पार्टी की हालत पूरी तरीके से खस्ता हो गई 2019 में। तो कुल मिलाकर अगर आप देखा जाए तो जब वो अध्यक्ष पद पर रहे तब भी लगातार हारते रहे, अध्यक्ष पद के बाहर रहे तब भी लगातार हारते रहे। इसके साथ साथ कांग्रेस के तमाम नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़कर भागते रहे हैं। उनके नेतृत्व के तहत अब तक 50 से ज्यादा कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। इसमें 12 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के शामिल हैं जो अब कांग्रेस में नहीं हैं। इन सभी ने कांग्रेस पार्टी के आलाकमान और सीधे तौर पर राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए थे। 10 साल में कांग्रेस ने 51 चुनाव हारे हैं और 2 लोकसभा चुनाव हारे हैं। 51 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव। ऐसे में जब राहुल गांधी की इस रिपोर्ट कार्ड के बाद उनके ऊपर यह सवाल खड़ा किया जाता है तो सवाल यही उठता है कि राहुल गांधी 2024 के बाद अवकाश लेंगे या संन्यास लेंगे, क्योंकि यह तय करना राहुल गांधी को है। अगली स्टोरी का रुख करते हैं। हम सब जानते हैं कि कुछ एक ऐसे ही राज्य हैं हमारे देश में जहां 2024 के इस बार के लोकसभा के चुनाव में सभी 7 चरण में मतदान होंगे और इनमें सबसे प्रमुख या महत्वपूर्ण या कांटे का मुकाबले वाला पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है साहब, और यह जंग चुनावी जंग नहीं है। इस चुनावी जंग में केंद्रीय जांच एजेंसियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जिसके तहत जबरदस्त राजनीति हो रही है। यह तस्वीर अभी आपकी हम दिखा रहे हैं आज की, जब केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रमुख को बदलने के लेकर दिल्ली के चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर तृणमूल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं ने प्रदर्शन किया। यहां तक कि कई नेताओं को चोट भी आ गई। टीएमसी लगातार केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है और अब उनका कहना है कि वो तमाम जांच एजेंसियों के प्रमुखों को बदल देना चाहिए चुनाव आयोग के द्वारा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कहे पर टीएमसी के नेताओं और टीएमसी के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। चुनाव आयोग के बाहर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने वहां पर बहुत मुश्किल से टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को यहां से हटाया। इसके साथ साथ एक दूसरी तस्वीर अभी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बंगाल के दुर्गापुर की है, जहां भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त भिड़ंत है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, जबरदस्त धक्का मुक्की हुई। बाद में पुलिस को पहुंचकर मौके पर स्थिति को संभालना पड़ा। हम सब जानते हैं कि बंगाल की राजनीति रक्त रंजित राजनीति रही है। पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल में हमेशा इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि उसके मुकाबले देश का कोई राज्य खड़ा नहीं हो सकता। यह बंगाल का चरित्र सा बनता चला जा रहा है। लेकिन बंगाल के चरित्र में यह कभी शामिल नहीं था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों पर आरोप लगाया जाए, आक्षेप लगाया जाए और केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों के साथ मारपीट की जाए या उनके खिलाफ एफआईआर राज्य सरकार दर्ज करा दे। यह ताजा मसला हम आपको बता रहे हैं पूर्व मिदनापुर का है, जहां भूपति नगर में एनआईए की टीम पर जबरदस्त हमला हुआ। एनआईए की टीम भूपति नगर में विस्फोट के सिलसिले में लोगों की गिरफ्तारी के लिए, जो संदिग्ध लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए वहां पहुंची थी। स्थानीय पुलिस के अनुसार लोगों ने एनआईए की टीम का पूरा जो काफिला था, जो गाड़ियों का जो पूरी श्रृंखला थी, उससे घेरा, उस पर जबरदस्त पथराव किया। एक एनआईए के अधिकारी के घायल होने की खबर भी सामने आई। इस पूरे मामले पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जबरदस्त तरीके से सामने है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनआईए पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, एनआईए और इनकम टैक्स
ये सभी महकमे जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो बीजेपी के हथियार है, बीजेपी के अस्त्र और शस्त्र के तौर पर काम कर रही हैं। एजेंसियां टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहती हैं कि या तो वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीएमसी के नेताओं को परेशान करने के लिए एनआईए, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना राज्य सरकार को जानकारी दिए छापेमारी करते हैं, लोगों के घर में अंधेरे में घुस जाते हैं, लोग सो रहे होते हैं उस वक्त घुस जाते हैं। ऐसे में घरों में जो महिलाएं हैं वो क्या करें, वो असुरक्षित होंगी कि नहीं होंगी। देखिए अभी कितना जबरदस्त मर्म है, किसी के घर में अंधेरे में अगर कोई व्यक्ति घुसता है और वो जांच एजेंसी के नाम पर भी घुसता है और घर में महिलाएं हैं, तो ये मर्यादा और मान के खिलाफ है, ऐसा नहीं हो सकता। और जब इस तरह के आरोप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगा रही हैं तो पूरे बंगाल में इसका मैसेजिंग क्या जाएगा, आप इसको जरा सोचिए और समझिए। ममता बनर्जी का आरोप है कि एनआईए जानबूझ कर ये सब कर रही है और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि तृणमूल कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाए। अब ममता बनर्जी तो लगातार प्रहार कर ही रही हैं, भारतीय जनता पार्टी पर भी, उसके साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर आरोप लगा रही हैं। तो इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलपाईगुड़ी में अपने भाषण के दौरान दिया। टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का पूरा जवाब दिया और कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते आए हैं कि विपक्ष के तमाम नेता एक खुला खेल फर्रुखाबादी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी जांच एजेंसी विपक्ष के नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई ना करे ताकि भ्रष्टाचार का ये नंगा नाच, ये खेल होता रहे। और ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि वो नहीं होने देना चाहते। उन्होंने ये बात साफ तौर पर अपनी तमाम रैलियों में कही है कि 2024 में जनता के समर्थन से जब उनकी सरकार बनेगी तो उसके बाद अगले 100 दिन के भीतर ऐसे तमाम लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं या जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि भारत देखता रहेगा। अब जरा आप सोचिए कि क्या ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस, ये पहला मौका है जब जांच एजेंसियां, खास करके केंद्रीय जांच एजेंसियों पर इस तरह का आरोप लगा रही हैं, आक्षेप लगा रही हैं? बिल्कुल नहीं, इसके पहले भी हो चुका है। संदेश खाली का वो पूरा वाक्य आपको याद है। हम उस घोटाले की बात नहीं कर रहे, लेकिन संदेश खाली में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम जब पहुंची थी तो वहां पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर किस तरह का हमला किया था। अभी आपके सामने ये दोनों तस्वीरें स्पष्ट हैं, देखिए विरोध के स्वर और उसके साथ साथ जो ईडी के जो तमाम कर्मचारी वहां पहुंचे थे उनकी गाड़ियों पर, उनके काफिले पर क्या हमला हुआ था, वो तस्वीर भी अभी आपके सामने है। इसी साल की 5 जनवरी को नॉर्थ 24 परगना में संदेश खाली में ईडी की टीम पर जब निशाना बनाया गया तो उस वक्त ईडी की टीम तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा निलंबित नेता शेख शाहजहां को अरेस्ट करने जा रहे थे। उनके आवास पर छापेमारी और तलाशी के लिए यह टीम पहुंची थी और उनके ऊपर ईडी की टीम पर जबरदस्त हमला हुआ। और जिस व्यक्ति का जिक्र हम अभी आप कर रहे हैं, शेख शाहजहां, इसी व्यक्ति को अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने संदेश खाली के तमाम घोटालों और महिलाओं के शोषण के लिए गिरफ्तार किया है। समझिए इस बारीकी को कि जिस व्यक्ति के ऊपर जांच करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पहुंची, वहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया, मारने की कोशिश की। उसी व्यक्ति को संदेश खाली के तमाम घोटाले, लोगों को झांसा देना, सरकारी पैसे का अपव्यय करना, महिलाओं के साथ शोषण करना, इन तमाम मुद्दों को लेकर शाहजहां को अब तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में ही गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी भी उससे बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। अब इसी के साथ साथ आप जो एनआईए की टीम पर जो भूपति नगर में हुआ है उस पर जो हमला है उसे जोड़कर देख लीजिए। यानी कि पश्चिम बंगाल में एक ये नीति बन गई है पश्चिम बंगाल सरकार की कि कोई भी व्यक्ति जो तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, अगर उसके खिलाफ
जांच एजेंसियां कोई भी काम करेंगी तो उस काम को नहीं होने देंगे। यानी कि भ्रष्टाचार चलते रहना चाहिए, भ्रष्टाचार का काम चलते रहना चाहिए, महिलाओं का शोषण होना चाहिए, महिलाओं का शोषण होते रहने देना चाहिए, लोगों के साथ बेइंसाफी हो रही है तो होने दीजिए, लेकिन राज्य सरकार के ऊपर कान पर जू भी नहीं लगी। अब इस बात को आप इस संदर्भ में और समझिए कि ममता बनर्जी ने अभी कम से कम 3 चुनावी सभाओं में ममता बनर्जी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि संदेश खाली में जो कुछ हुआ है वो एक स्थानीय समस्या है, महिलाओं का कोई शोषण नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो बहुत छोटी बात है। यानी कि भ्रष्टाचार ममता बनर्जी के लिए कोई इशू है ही नहीं। शहजहां को अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे, यही वो व्यक्ति है जिसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए। इसके साथ 2 और टीएमसी के कार्यकर्ता थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा, और यह तब जबकि पूरे देश में हाय तौबा मची और संदेश खाली की महिलाओं ने अपनी आवाज को प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर बुलंद किया। पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। अब एनआईए पर ठीक इसी तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। एनआईए पे ममता बनर्जी का कहना है कि जिस तरीके से वो ये आरोप लगाते हैं, जिस तरीके से वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये जानबूझकर किया जा रहा है। ये ठीक वही दोहराया जा रहा है जो जनवरी के महीने में ईडी के खिलाफ किया जा रहा था। देखिए ममता बनर्जी ने क्या कहा है। নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে, বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে? उन्होंने अपनी कथन, अपनी बातों को बांग्ला में रखा था, इसलिए हमने उसका ट्रांसलेशन आपके सामने रखा। ममता बनर्जी एनआईए पर हुए तृणमूल कांग्रेस के हमले को भी जायज ठहराती हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों और कर्मचारियों पर हुए हमले को जायज जनवरी में ठहराया था। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जांच एजेंसियां क्या किसी पार्टी की व्यक्तिगत तौर पर होती हैं? क्या पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी के निर्देश पर ही चलती है? क्या वो उनकी व्यक्तिगत थाती है? क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत थाती है? क्या सीबीआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत थाती है? क्या राज्य में जो स्टेट सीआईडी और बाकी तमाम तंत्र हैं, खुफिया तंत्र हैं, वो ममता बनर्जी की व्यक्तिगत थाती हैं? नहीं है ना। ये तो प्रशासन का एक अभिन्न अंग है। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या इसे सिर्फ राजनीतिक तौर पर देखकर बदले की कार्रवाई कहकर चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है? यह अपने आप में पहला मौका है जब केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे के आमने सामने हैं, जहां केंद्रीय जांच एजेंसियों पर इतने जघन्य आरोप लगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल ने सीबीआई को वो परमिशन भी रिवोक कर दिया है जिसके तहत पश्चिम बंगाल में सीबीआई जाकर अपनी जांच अंजाम दे सकती है। अब सीबीआई को पश्चिम बंगाल में पैर रखने से पहले ममता सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। यह कानूनन प्रावधान है, ममता बनर्जी ने इसका इस्तेमाल किया। लेकिन मैं यह प्रश्न आपके सामने छोड़े जाता हूं, आज राजनीति की वेदी पर जब सुरक्षा एजेंसियों का आकलन व्यक्तिगत पार्टियों के थाती के तौर पर हो रहा है, उनके पॉकेट में रखने वाली बात हो रही है, तो क्या हमारे देश का यह ढांचा इसी तरीके से चलेगा? अगर चुनाव में यह सब होगा तो उसके बाद इन एजेंसियों का हम क्या करेंगे? आम नागरिक किस पर भरोसा करेगा? जांच एजेंसियों पर अगर हम भरोसा ना करें तो किस पर करें? हमारा भरोसा ही अगर तोड़ रहे हैं हमारे राजनेता, तो क्या हम अपने देश पर भी भरोसा करना बंद कर दें? यह सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं।